अरे, थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने तक जो पढ़ा है। आपकी पहली क्लास है ना? हिंदी मीडियम है। नीति शास्त्र। तो हमारा जो पेपर 4 है, जीएस पेपर 4, 3 पार्ट है। कल सिलेबस के 3 पार्ट हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पेपर 4 बोलूँ? शास्त्र का मैंने पहले भी आपको बताया है कि ट्रांसलेशन अलग अलग होता है हिंदी। जब भी आप हिंदी में एग्ज़ाम को लिखते हैं तो आपको इंग्लिश में ज़रूर प्रश्न को कर पढ़ना है, तो मतलब बदल जाते हैं। नीति शास्त्र को नैतिकता के रूप में लिखा जाता है, लेकिन हमने ये देखा था कि नीति शास्त्र और नैतिकता में कुछ भिन्नता है। एथिक्स और मोरालिटी सेम नहीं है। क्या है, अभी हम आगे चलते हैं। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, व्हाट इज जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 मेंस का सिलेबस जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। ये जो एथिक्स शब्द दिया है यहाँ पर पेपर का निहित में, एथिक्स शब्द देने का मतलब है कि आपसे फिलोसफिकल एस्पेक्ट पर बात की जाएगी। दार्शनिक पक्ष, फिलोसफिकल एस्पेक्ट पर बात की जाएगी, मतलब कि आपकी दार्शनिक अवधारणाएं क्लियर होना चाहिए। किसी सिविल सेवक के कर्तव्य क्या होते हैं, किसी सिविल सेवक के आचरण किस तरह के होने चाहिए। अभी आपने आज रिसेंट एक पढ़ी होगी, आगमोट कैडर के एक आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। जब दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ थे तो उन्होंने एक पुराने मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके अपना बंगला बनवा लिया था। तो इसके पीछे के दार्शनिक पक्ष कौन से हैं, उस पर बात की जाएगी। आपसे जब प्रश्न पूछेंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि इसके पीछे के दार्शनिक पक्ष, वो तो कहते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझ। वहाँ आप जब उदाहरण देंगे, जैसे मैंने अभी उदाहरण दे, एक आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया भारत सरकार के। हम ये देखेंगे कि आईएएस अधिकारी को निलंबित कौन कर सकता है, किन किन के पास शक्तियां हैं निलंबित, किन मामलों में निलंबित किया जा सकता है, और निलंबन के निहितार्थ क्या है, ये सब तो हम बाद में देखेंगे। हालांकि इसका सिलेबस से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन प्रकरण अध्ययन का हल लिखते समय कई बार ये पक्ष पता होने चाहिए। तो आप बड़े लेमैन शब्दों में लिखते हैं, अगर आपको तकनीकी पता नहीं होती वास्तव में इन शब्दों का क्या महत्व है, सस्पेंशन क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है, मेजर पनिशमेंट क्या होते हैं, माइनर पनिशमेंट क्या होते हैं, डिसमिसल क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है।
रिटायरमेंट क्या होते हैं, कंपलसरी रिटायरमेंट भी कितने तरह के होते हैं, इन सब के हमें तकनीकी पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, जो एक आम इंसान को जानना चाहिए, केवल उतना ही जानना है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको कि एकदम अंदर चला जाऊं कि नियम कोट करने लगूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन करने लगूं। तो एथिक्स, दार्शनिक पक्ष जानना है हमें। दार्शनिक पक्ष, नीति शास्त्र, जो क्लासिकल एथिक्स था, क्लासिकल एथिक्स के दार्शनिक पक्षों को जानेंगे। किस तरह से इस नीति शास्त्र का धीरे धीरे विकास हुआ, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। मैं आपको बताया था कि नैतिकता को निर्धारित करने वाले कारकों में फैक्टर्स विच अफेक्ट एथिक्स, उनमें से एक कारण होता है सामाजिक मांग। समाज, सोसाइटी, सोसाइटी का एवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है वो भी निर्धारित करता है। तकनीकी विकास वो भी निर्धारित करता है। तो इन मांगों के अनुसार नैतिकता का विकास होना चाहिए। ठीक है, नैतिकता विकसित होनी चाहिए। तो जैसे जैसे नैतिकता विकसित होगी, दार्शनिक पक्षों को भी विकसित होना पड़ेगा। पहले अगर हम एथेनियन फिलोसफर्स की बात करें, एथेनियन फिलोसफर्स कहलाते हैं प्लेटो के पहले, ओ सॉरी अरस्तु के पहले, सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, एथेनियन फिलोसफर्स के का नैतिकता का क्या मतलब था। वर्च्यूज पर थोड़ा सा जोर दे, हैप्पीनेस पे बात करते, सुख, सुख की बात करते थे। आज हम, उस समय हैप्पीनेस का क्या मतलब था, यूडेमोनिया। ठीक है, उनका प्रयास था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस पर कैसे पहुंचा जाए, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर हैप्पीनेस, जैसे यूडेमोनिया, सर्वोच्च सुख क्या है और उस सुख तक कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में विश्लेषण और मार्गदर्शन, ये उनका काम था। ठीक है, लेकिन नवीन वर्तमान में इसके निहितार्थ क्या हो चुके हैं। यहाँ हैप्पीनेस के मायने बदल चुके हैं। आज हैप्पीनेस के, यूडेमोनिया के क्या मायने हैं, इसे अभी हम देखें। तो ये दार्शनिक पक्ष बदल गए होंगे ऑब्वियसली। पहले हैप्पीनेस के मायने थे कि हमें मैं, आई एंड अदर, मैं और अन्य दोनों के हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने फाइनल हैप्पीनेस तक पहुंचना है। दैट हैप्पीनेस मस्ट बी एग्रीएबल, मतलब उस पर सहमति हो पूरी, अचीवेबल, को प्राप्त किया जा सके, इस तरह का होना चाहिए। लेकिन अब सुख के मायने नए, वर्तमान अवधारणा के अनुसार सुख का मायने क्या है। यहाँ अब मैं आय को सैक्रिफाइस नहीं करना है, मेरे स्व को त्याग करके मैं दूसरों के स्व के बारे में सोच के अगर किसी सुख को प्राप्त करता हूँ, मैं उस सुख की बात नहीं करूँगा। मुझे ऐसे सुख की बात करना है दैट इज कंप्लीट एंड सेल्फ सफिशिएंट, जो अपने आप में पूर्ण है और पर्याप्त है। इसके लिए मुझे अब त्याग नहीं करना पड़ेगा, मैं उस सुख तक पहुंचने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम अभी इसको देखेंगे आगे। तो दार्शनिक पक्ष देखने हैं हमें, एथिक्स वाले पार्ट में हमेशा हम दार्शनिक पक्ष देखेंगे। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी सीधे तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फिलॉसफी से रिलेटेड है। ठीक है, लोक प्रशासन, यहाँ इंटीग्रिटी तो एक शब्द है केवल, ठीक है, जो वैल्यू है, एक फाउंडेशनल वैल्यू है लोक सेवक के लिए, लेकिन यहाँ एक सिंबॉलिक है इंटीग्रिटी, एक सिंबॉलिक टर्म है। यहाँ पर हमें वर्तमान में जो लोक सेवा है, अब लोक सेवा के भी बहुत सारे मायने हैं। लोक सेवा का मतलब केवल पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ऐसी सारी ये लोक सेवा अपने अंदर सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करती है, जो एक आम नागरिक तक, सिटीजन तक पहुंचना चाहिए, है ना। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which are provided to the each and every citizen of a nation or a country comes under the definition of public service। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी भी किसी सिटीजन तक कोई सेवा पहुंचा रही है, दैट इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्विस, क्योंकि गवर्नमेंट के बिना नहीं पहुंचा सकती। अगर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस उसको
रोक दें कि इस तरह की सेवा नहीं पहुंचेगी, तो कैसे पहुंचेगी? आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज बनाई जाती हैं, कई बार गवर्नमेंट बैन करती है ना उन पर, तो वो फिर लोक, अगर लोक सेवा नहीं होती तो सरकार, लोक शब्द कहाँ से आता? लोक का अर्थ केवल नागरिक नहीं है, लोक का अर्थ सरकार भी है। ठीक है, लोक के काफ़ी व्यापक मायने हैं, उसे भी हम आगे देखेंगे जब हम पब्लिक सर्विसेज की बात करेंगे। पब्लिक सर्विसेज होती क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है। तो इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पर लोक सेवा या लोक प्रशासन से संबंधित दार्शनिक पक्ष से। ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं कि ये एथिक्स फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ठीक है नीति शास्त्र ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, लेकिन उसे उस तरह से नहीं देखना है, इसे हमें प्रैक्टिकल नज़रिए से देखना है। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि ह्यूम का इज और एंड और डिस्टिंक्शन बताइए, है और चाहिए भेद, ये कभी नहीं पूछने वाला कोई आप। या कांट के मैक्सिम्स, तीनों मैक्सिम्स लिखिए, ये कभी नहीं पूछेगा कोई। हाँ, कांट का एक कोई मैक्सिम लिख के बोल देगा रियल लाइफ एग्जाम्पल या रियल एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाइए। ठीक है, इंटीग्रिटी। देन थर्ड इज एप्टीट्यूड, दिस इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ जीएस पेपर 4, नॉट एथिक्स। जीएस पेपर 4 का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। अब यहाँ मनोविज्ञान कहाँ से आ गया? एक सिविल सेवक को मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है? एक सिविल सेवक बनने के लिए यहाँ मनोविज्ञान कहाँ से डाल दिया? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड केवल अभिरुचि है, लेकिन इसके अंदर ये सिंबॉलिक है, इसके अंदर एटीट्यूड भी है। ठीक है, एप्टीट्यूड तो है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे हम। ठीक है, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये सारे इसके सारे एस्पेक्ट यहाँ पर डाले गए हैं जिनका साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से सीधा संबंध है। ठीक है, केवल दर्शन से इसका संबंध नहीं, मनोविज्ञान से संबंध है। तो मनोविज्ञान से क्या आवश्यकता पड़ गई? आज जो लोक सेवा प्रदान करने का माहौल है, एक तरफ तो सरकार की कुछ सेवाओं पे मोनोपोली है, एकाधिकार है, केवल सरकार काम करती। ठीक है, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले उन सेवाओं को प्रदान नहीं कर सकती। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की बराबरी पर उन सेवाओं को प्रदान करती है, कम्पिटिटिवनेस फील करती है, कम्पीट भी करती है। कुछ मामलों में सरकार फेल हो गई थी, लेकिन कुछ मामलों में सरकार ने बेहतरीन काम किया। ठीक है, अब बात यह है कि जब वो सेवाएं प्राइवेट सेक्टर दे सकती हैं, तो गवर्नमेंट को आने की क्या ज़रूरत है? पूरी तरह से उसको प्राइवेट पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्या? इस पर भी बहुत ये विस्तृत विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार पूरी तरह से क्यों नहीं छोड़ देती, खुद क्यों बनी रहती है? पूरी तरह से प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर दी जाती चीज़? रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात चलती है, क्यों नहीं कर दिया जाता रेलवे को प्राइवेटाइज? देखेंगे, उस प्राइस भी एक उसमें एस्पेक्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये लोक सेवा और समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है हमें। कोई एक, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पर भी वो काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट चाहिए। सरकार को बहुत सारी सेवाएं लॉस मेकिंग एंटरप्रेन्योर करके भी देनी होती हैं। ठीक है, इस पर अभी हम देखेंगे आगे बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन हमें फिलोसफिकल एस्पेक्ट को हमेशा ध्यान में रखना है जब भी किसी भी प्रश्न को लिखेंगे या केस स्टडी को लिखेंगे। तो ये एक मेजर मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, धीरे धीरे जब आप सिलेबस आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, अवधारणाएं क्लियर होती जाएंगी, तो आपको न्यूज़पेपर में से न्यूज़ मिलती जाएगी। उसका
नैतिक आपके सिलेबस से क्या रिलेशन है उनको आप लिखते जाइए, एक नोट्स बनाते जाइए, वो भी आपके कोट करने के काम आएंगे। ठीक है, पर किसी का नाम नहीं देना है, हाइपोथेटिकल ही देना है आपको एग्जाम्पल, को कोट नहीं करना है किसी बड़े प्रशासक को, कोट नहीं करना है। हाँ, गांधी जी को कोट करेंगे, नेहरू को कोट करेंगे, वल्लभ भाई पटेल को कोट करेंगे, लेकिन क्यों इनको कोट करेंगे? बहुत सारे लोग होते हैं यार, ब्यूरोक्रेट्स को भी कोट कर देते हैं। इतिहास ने अभी मान्यता नहीं दी है ना इंटीग्रिटी को लेके, इंटीग्रिटी के बारे में आप नहीं बोल सकते। आपने अगर कहीं से रेफरेंस लिया हो, उस पर बहुत रिसर्च हुई हो, गांधी जी को लेके तो पूरे विश्व में मान्यता है ना, इंटीग्रिटी को लेके, उनकी लीडरशिप को लेके। ठीक है, इसीलिए इस तरह के नामों को कोट नहीं करना है कभी भी। जो सर्वमान्य लीडर्स हैं, केवल उन्हीं के नाम कोट किए जा सकते। तो हम देखें, एथिक्स में हमारा जो सिलेबस का पहला पार्ट था, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यही है। नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। अब हम बात करें कि ये आया क्यों, नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ गई। ठीक है, तो नीति शास्त्र जो भी निकल कर आया है, के पीछे की अवधारणा निकल कर आती है सेल्फ इंटरेस्ट से, स्वहित। मनुष्य के अंदर ये एक नेचर है, अंदर का नेचर है उसका, इंट्रिंसिक कह सकते हैं, आंतरिक स्वभाव है उसके। ये स्वभाव है कि वो हमेशा सुख की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि उसका प्लेजर कि हमेशा इसमें वृद्धि हो, और पेन, दुख, ये हमेशा कम हो। कभी नहीं चाहता कि वो दुखी हो, हमेशा सुख में वृद्धि रखना चाहता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुख हमेशा रहे और दुख ना रहे इंसान को, लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि सुख की मात्रा को बढ़ाते रहें, कोशिश करें, और दुख की मात्रा में कमी लेकर आए। दुख की फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, तो कई तरह के दुख होते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो शरीर को मिलते हैं, शरीर से संबंधित दुख। ठीक है, शरीर से संबंधित दुख, आप बीमार हो गए, फीवर आ गया, या अभी जो कंजक्टिवाइटिस चल रहा है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई, तो इस दुख को कम करने के लिए हमने क्या किया है? स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया है। कि स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किसने किया है? मानव ने किया है ना। तो मानव अपने प्रयासों से दुख में कमी ला सकता है, ठीक है, और सुख की मात्रा में वृद्धि कर सकता, जहां तक संभव है। रिसर्च मेंशन किए गए नए कंफर्ट, लाइफ में जितना कंफर्ट लाने की प्रयास करते हैं, एसी बनाया गया, एयर कंडीशनर। पहले गर्मी होती थी जब एसी नहीं हुआ करते थे, एसी लगने के बाद इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी थी, तो कॉस्ट कटिंग की गई, अब एसी आम जन तक, तो आपकी दुख की मात्रा में कमी है। तो मनुष्य प्रयासों से अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने का प्रयास करता है, स्वाहित को पूरा करने का प्रयास करता है। मनुष्य का ये प्रयास होता है मानव का कि वो दुख की मात्रा में वृद्धि करे, सुख की मात्रा में वृद्धि करे, और दुख की मात्रा में कमी लाए। और फाइनली ये जो गोल होता है सेल्फ इंटरेस्ट का, दैट इज टू अचीव हैप्पीनेस। मनुष्य अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहता है। फाइनल गोल इज हैप्पीनेस, एंड दिस हैप्पीनेस इज नथिंग बट द इंटरप्ले बिटवीन द रेशियो ऑफ प्लेजर एंड पेन। दुख और सुख के अनुपात का परिणाम है हैप्पीनेस। इस हैप्पीनेस, मैंने बताया था आपको, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट निकल कर कहाँ से? ये ग्रीक फिलॉसफी से निकल कर आया।
ठीक है, ग्रीक में भी एथेनियन फिलोसफर जो थे सुकरात और प्लेटो, इन्होंने भी सुख को परिभाषित किया है और अरस्तु ने भी सुख को परिभाषित किया। दोनों ही सुख से संबंधित विचार करते हैं और वहां पर हैप्पीनेस को शब्द दिया गया था यूडेमोनिया। यूडेमोनिया, दिस यूडेमोनिया इज सर्वोच्च सुख, हाईएस्ट गुड, हाईएस्ट गुड या अंतिम सुख, फाइनल गुड, अंतिम शुभ, फाइनल गुड, सर्वोच्च शुभ, हाईएस्ट गुड। अब ये हाईएस्ट क्या है? व्हाट इज दिस हाईएस्ट? सर्वोच्च, जिससे ऊंचा कोई नहीं है, सुपरलेटिव है ये, सुपरलेटिव है, सर्वोच्च सुख की बात है। तो ये हाईएस्ट गुड वास्तव में फाइनल गुड इज नथिंग बट द वेलफेयर, हाईएस्ट वेलफेयर, सर्वोच्च कल्याण, सर्वोच्च कल्याण है, फ्लरिशिंग है, समृद्धि है, फलना फूलना है, फ्लरिशिंग, समृद्धि। तो ये जो यूडेमोनिया है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोनिया, डेमोनिया प्लस डेमोनिया। यू का अर्थ है गुड या वेल, का अर्थ है गुड, गुड, देखिए गुड, गुड की हिंदी अच्छा नहीं लिखना है, शुभ लिखना है जब भी आप लिखेंगे। राइट, गुड और राइट ये लगभग समानार्थी के तौर पे प्रयोग में लाए जाएंगे। आप गुड एंड बैड, गुड और बैड, शुभ और अशुभ, बैड अशुभ मतलब बैड, राइट मतलब सही, राइट और रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, ये आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा दर्शन शास्त्र में, पर्टिकुलरली नीति शास्त्र में, सही और गलत, शुभ और अशुभ। ठीक है, तो यू का मतलब है शुभ, डेमोनिया, डेमोनिया, डेमोनिया का अर्थ है स्पिरिट, स्पिरिट। तो यूडेमोनिया गुड डेमोनिया से मिलकर बना है, मतलब गुड स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा या स्वभाव, ठीक है, आत्मा या स्वभाव या मन। तो हमेशा अच्छा अच्छा फील हो, गुड फील हो, दैट इज यूडेमोनिया। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए इस तरह का लगने लगे, दैट इज यूडेमोनिया, हाईएस्ट हैप्पीनेस, सब कुछ अच्छा अच्छा है, ठीक है, अच्छी फीलिंग आएगी हमेशा, दैट इज यूडेमोनिया। तो अब ये फाइनल गुड मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा ये फाइनल गुड? इस पर जब पेलोपोनेशियन वॉर हुआ ग्रीक में, डेलियन लीग और स्पार्टा लीग के बीच में, तो ग्रीक उस समय काफ़ी समृद्ध था, 400 बीसी की बात कर रहा हूँ। उस समय ग्रीक काफ़ी समृद्ध था, कल्चरल एस्पेक्ट में, आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट में काफ़ी समृद्ध था। लेकिन इस युद्ध ने ग्रीक के वैभव को धराशाही कर दिया। तो फिर सुकरात, प्लेटो, दार्शनिकों ने इस बात पर मजबूर हो गए सोचने पर कि हमने जो वैभव बनाया ग्रीक में, ग्रीस में जो वैभव बनाया था एथेंस में, एथेंस कहते थे, तो वो वैभव समाप्त हो गया केवल एक युद्ध के कारण, मनुष्य के स्वभाव के कारण।
तो मनुष्य का स्वभाव, उसका सेल्फ इंटरेस्ट, स्वाहित इस स्तर तक भी जा सकता है, सर्वोच्च स्तर तक जा सकता है कि वो अपने हित के साधन में दूसरों के हितों का भी सर्वनाश कर दे। तो इस मनुष्य की इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए ताकि यह हैप्पीनेस बनी रहे, लंबे काल तक चलती रहे? तो यहाँ पर जो प्रश्न निकल कर आया, हाउ ऑट आई टू लिव, तो यहाँ पर सर्वोच्च प्रश्न निकला है, हाउ ऑट आई टू लिव। अच्छा, मैं यहाँ इंग्लिश भी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में इसके बहुत अर्थ हैं। जब शुड का प्रयोग करना है कि ऑट का प्रयोग करना है, हाँ, नीति शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट। ऑट लिख दिया कि मतलब वो मोरालिटी से संबंध है, एथिक्स से संबंध है। हाउ ऑट आई टू लिव, बचपन में पढ़ाते थे ना हम, ऑट का प्रयोग कैसे करना है अंग्रेजी में। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हाँ, वी शुड नॉट, वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स ऐसा नहीं लिखते। ऑट, ऑट मतलब जहाँ पर नैतिक ऑब्लिगेशन आ जाते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन, वहाँ ऑट का प्रयोग करते हैं। हाउ ऑट आई टू लिव, दिस क्वेश्चन वाज एट दैट टाइम ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस, तो मैं अपने जीवन को कैसे जीऊँ। तो अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारे नियमों के बारे में सोचा गया, शोध किए इन लोगों ने, इन दार्शनिकों ने, और इन लोगों ने जीवन को जीने के अलग अलग तरीके बताए। उस समय एथेंस में जो जीवन जीने के तरीके बताए, एथेंस में बताए गए, ठीक है। इन्होंने वर्च्यू पर फोकस किया। वर्च्यू मतलब सद्गुण। काफी दार्शनिक अध्ययन करने के बाद, दार्शनिक विचारों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सद्गुण विकसित कर लिए जाएं। अगर हर इंसान के अंदर अगर वर्च्यू डेवलप हो जाए, सद्गुण ही अगर वो हो जाए, तो वो अपने आप हैप्पी हो जाएगा। अ वर्चुअस मैन विल ऑलवेज बी अ हैप्पी मैन। एक सद्गुण व्यक्ति सदैव सुखी व्यक्ति होता है। वर्चुअस मैन इज ऑलवेज अ हैप्पी मैन, ये इनने कहा। एथेंस के जो फिलोसफर थे, उसके बाद प्लेटो ने भी वर्च्यू पर बात की। प्लेटो और सुकरात ने तो वर्च्यू पर बात ही की। अरस्तु ने भी वर्च्यू पर बात की। अरस्तु ने भी वर्च्यू पर बात की। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों कह रहे हैं कि अगर सद्गुण विकसित कर लिए जाएं, इंसान सुखी हो जाएगा। दिस इज क्लासिकल थ्योरी। ये क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल का मतलब क्या होता है? क्लासिकल थ्योरी को हिंदी में क्या, चिरकालीन या प्राचीन सिद्धांत, चिरकालीन सिद्धांत या प्राचीन सिद्धांत। वर्च्यू, वर्च्यू थ्योरी। अगर आपसे कोई पूछे बताइए नीति शास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या, दैट इज वर्च्यू थ्योरी, सद्गुण सिद्धांत। वो ये कहता है कि सद्गुण विकसित कर लें, हर आदमी अगर सद्गुणी हो जाए तो पूरी दुनिया खुश हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। क्लासिकल थ्योरी लेकिन फेल हो गई भैया, ठीक है। ये काफ़ी आइडियल टाइप की थ्योरी थी, ठीक है। जब ये थ्योरी फेल हो गई तो यहाँ से निकल कर आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो है कांट, यहाँ ड्यूटी थ्योरी की बात। कांट की का कर्तव्य आधारित सिद्धांत, कर्तव्य सिद्धांत। कांट ने कहा यार ठीक है, वर्च्यू तो ठीक है, डेवलप कर लेंगे, तो वर्च्यू डेवलप करने के लिए पहले ड्यूटी तो दो इनको। अगर वर्च्यू डेवलप करना है हमने कह दिया, लेकिन उसको एनफोर्सेबल कैसे करेंगे? उसको प्रवर्तनकारी कोई एजेंसी की तो ज़रूरत है, तो फोर्स में कैसे लाएंगे? वर्च्यू डेवलप करने के लिए आपको पढ़ना होगा, युवाओं को पढ़ना होगा, युवाओं को सैन्य शिक्षा लेनी होगी। सैन्य शिक्षा लेने के अलावा राइट काइंड ऑफ म्यूजेस, म्यूजेस मतलब
सैनिकों को सही प्रकार के म्यूजेस मतलब कि अम्यूजमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके जो विगर है उसको कंट्रोल किया जा सके। कि आपने देखा होगा कि जो नेवी आर्मी या एयरफोर्स वाले कई बार चौराहे पे अपने बैंड लगा लेते हैं, गाने गाते हैं, तालाब के किनारे अपने बैंड लगा लेंगे, हारमोनियम कुछ भी बजाएंगे, गिटार बजाएंगे, तो उनके अंदर वो म्यूजिक डेवलप किए जाते हैं ताकि उनका जो करेज है उसको टेम्परेंस में रखा जाए, मॉडरेट किया जा सके, ठीक है। तो राइट काइंड ऑफ म्यूजिक कहाँ से डेवलप होंगे? जब उसको एनफोर्सेबल बनाएंगे। पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें भाई पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा ये इसके लिए ड्यूटी ज़रूरी है, तो कांट अपनी ड्यूटी थ्योरी लेकर आए जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन पर, लॉज रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड होते हैं। कानून या विधि, नियम, रूल्स मतलब नियम और विनियम, इन पर जोर देते हैं कि नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने होंगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हम देखें कि ये ड्यूटी थ्योरी ये भी फेल हो चुकी है। हमने काफ़ी नियम कानून बना दिए, कड़े नियम बना दिए, उसके बाद भी देख रहे हैं समाज का डिग्रेडेशन हो, नियम बनाने वाली संस्थाएं ही करप्ट हो रही हैं, बहुत सारे देशों में आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो आज कई देशों में हम देख, सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि नियम कानून बनाने वाली संस्थाएं नियम कानून का पालन नहीं कर, तो ये ड्यूटी थ्योरी काफ़ी कुछ फेल होती दिखती है हमें। तो कुछ लोगों ने कहा कि कॉन्सेंस पर फोकस करना चाहिए। कॉन्सेंस, बटलर बटलर जैसे विद्वानों ने, कॉन्सेंस का अर्थ है अंतःकरण, अंतःकरण या अंतरात्मा, कॉन्सेंस पर फोकस करना। तो ये धीरे धीरे नीति शास्त्र का विकास का चरण है, ये धीरे धीरे विकसित होते हैं, इस तरह से विकास होता है। तो हमारा पर्पज सिर्फ ये समझना है कि हैप्पीनेस को, यूडेमोनिया को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके विकसित किए जा रहे हैं। तो फिर ये यूडेमोनिया का अर्थ भी फिर बदलना चाहिए। उस समय जब उसका अर्थ फाइनल गुड था, सर्वोच्च सुख था, वो सर्वोच्च सुख जो था हैप्पीनेस का अर्थ जो भौतिक सुख से ज़्यादा संबंधित था, तो अब उसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया होगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है यूडेमोनिया? व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ यूडेमोनिया? मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूडेमोनिया का नॉर्टन और वाटरमैन कहते हैं, कि लिख लीजिए, आपको मिलेगा नहीं। नॉर्टन नॉर्टन और वाटरमैन यूडेमोनिया का नया कॉन्सेप्ट देते हैं, नॉर्टन और वाटरमैन। है आधुनिक सिद्धांत देते हैं यूडेमोनिया का। पहला तो स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, व्यक्ति को स्वयं को जानना, व्यक्ति के द्वारा स्वयं को जानना, नोइंग हु यू रियली आर, नोइंग हु रियली आर, तुम हो कौन, हु यू आर, आपके अंदर कौन सी विशेषताएं हैं, आपके अंदर कौन से गुण हैं, आपने अपने गुणों को कितना विकसित किया है और कितना विकास कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने अंदर के एप्टीट्यूड को पहचानना और उस एप्टीट्यूड को किस सीमा तक आप कौशल में परिवर्तित कर सकते हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। कोई सोच ले कि मुझे तो आईएएस ही बनना है, के अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है तो वो नहीं बन सकता, दुखी रहेगा हमेशा, ठीक है। और कोई इसके अंदर आईएएस बनने का एप्टीट्यूड है, वो सोचे कि मैं तो स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा, ठीक है, तो वो नहीं बन सकता, उसके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो स्वयं को जानना,
सेकंड, अपने भीतर के इस जो पोटेंशियल है, आपके भीतर का जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को विकसित करना, डेवलपिंग द पोटेंशियल, डेवलपिंग द यूनिक पोटेंशियल, स्वयं के भीतर की अद्वितीय संभावनाओं या योग्यताओं को विकसित करना, स्वयं के भीतर की अद्वितीय संभावनाओं ऑब्लिक योग्यताओं को विकसित करना। एंड थर्ड, यूजिंग दोज पोटेंशियल to fulfill goals। उन योग्यताओं या संभावनाओं का प्रयोग करके, का उपयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति। So this is the modern concept of eudaimonia। ठीक है, तो दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक अवधारणा है। और ओल्ड या क्लासिकल अवधारणा क्या थी यूडेमोनिया? क्लासिकल अवधारणा क्या थी? फाइनल गुड, which was the collection of all types of goods, collection of all possible goods। That was final good, eudaimonia, collection of all possible good। जितने भी तरह के शुभ हो सकते हैं उन सब का सेट था वो eudaimonia। और जो अपने आप में कंप्लीट और सेल्फ सफिशिएंट था, ये इसकी प्रॉपर्टी थी, कंप्लीट एंड सेल्फ सफिशिएंट। कंप्लीट मतलब संपूर्ण, सेल्फ सफिशिएंट और अपने आप में पर्याप्त। संपूर्ण और पर्याप्त, दैट इज द ओल्ड और क्लासिकल डेफिनेशन यूडेमोनिया। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। स्वयं को जानना, अपने अंदर की जो यूनिक पोटेंशियल है, अद्वितीय प्रतिभा है या योग्यता है, उसको विकसित करना और उस पोटेंशियल या संभावनाओं या प्रतिभा के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंच। तो दिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज हैज प्राइमरी फोकस ऑन आई, मेरे, मैं, मुझ पर ये फोकस करता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। दिस फोकसेस ऑन आई, यह स्व पर इसका जोर दिया जाता है इस पर। एंड दिस अदर, दिस ऑल्सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अदर, यह अन्यों के सुख पर भी जोर देता है। इसलिए हम कहते हैं ना, मॉडर्न जो सोसाइटी है वो सेल्फिश सोसाइटी है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। क्यों कहते हैं मटेरियलिस्टिक सोसाइटी? क्योंकि वो केवल मैं के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि सभी लोग स्वयं को विकसित कर लें, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचें भी ना, तो स्वयं को ही विकसित कर लें, तो अपने आप पूरा समाज विकसित हो जाएगा। अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानें, उस संभावना को विकसित कर लें और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसमें योग्यता है, उस योग्यता को
कुशलता में परिवर्तित करे और साइंटिस्ट बन जाए तो समाज को से फायदा होगा। अकेला उड़ के तो जाएगा नहीं स्पेस में, ठीक है। कृषि की कोई नई तकनीक लेकर कोई कृषि विज्ञानी बनता है तो अकेले तो खुद के लिए तो गेहूं नहीं उगाएगा ना, वो सभी के लिए उगाएगा, समाज का ही भला होने वाला है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूडेमोनिया और हैप्पीनेस। इस पर एक प्रश्न भी आया है, आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करने भी बोला था। एक 2014 में एक प्रश्न आया है, ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस। ऑल ह्यूमन बींग एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, लिखिए, ऑल ह्यूमन बींग एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री? समस्त मानव जाति सुख की इच्छा रखती है, डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? आपके लिए सुख के क्या मायने हैं? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? आपके लिए सुख के क्या मायने हैं? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, उदाहरण की सहायता से समझाइए, ठीक है। आधे घंटे जो मैंने यहाँ पे खड़े हो के आधार पे इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता, ठीक है। अब इसको लिखना आपका काम है, पे उत्तर लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल इतने सारे एग्जाम्पल हैं, कोशिश कीजिए लिखने की। तो दिस इज यूडेमोनिया, हैप्पीनेस। अब इस हैप्पीनेस को लेकर तो नेक्स्ट, तो फाइनल गोल इज हैप्पीनेस, फाइनल गुड, इस अंतिम शुभ को पाने के लिए, अंतिम शुभ को पाने के लिए बहुत सारे जो विचार विमर्श किए गए, अध्ययन किया गया, रैशनैलिटी एनालिसिस इस पर अप्लाई किए गए, बहुत सारे विचारक आए। तो इससे इसको इसकी प्राप्ति के अध्ययन से लेकर एक दर्शन शास्त्र शाखा का उदय हुआ, जिसे कहते हैं दर्शन शास्त्र की एक शाखा विकसित हुई, जिसे कहते हैं नीति शास्त्र। एथिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक विषय है नीति शास्त्र, क्योंकि ये शास्त्र है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसे एथिक्स ये निकल कर आया है क्योंकि ग्रीक में ही शुरू हुआ था, वर्च्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ईथोस से। ईथोस इज अ ग्रीक टर्म जिसका अर्थ होता है परंपरा, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, परंपराएं, रीति रिवाज, कानून, नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, विनियम, कानून या विधि, नियम, विनियम, ट्रेडिशंस, राइट्स। तो एथिक्स शब्द का उदय ग्रीक शब्द इथोस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नियम, कानून, विनियम, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति, जीने का एक तरीका, ठीक है, उस समाज का। तो हम एथिक्स को ये मान सकते हैं, इट इज अबाउट, नीति शास्त्र अबाउट हाउ द म्यूचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ बिहेवियर among द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विल टेक प्लेस। किसी समाज के सदस्यों के मध्य व्यवहार की अन्योन क्रिया या ट्रांजैक्शन किस तरह से होगा, किस तरह से उनके बीच आपस में व्यवहार या आचरण होंगे, उन सभी
विषय की का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ बिहेवियर किस तरह का रखना है समाज के अंदर, ठीक है। तो ये आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ बिहेवियर पर जोर दिया जाएगा। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ बिहेवियर, ethics is also about practical wisdom of determining right and wrong, good or bad। यह प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल विजडम से भी संबंधित है। प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट या रॉन्ग, सही और गलत के, सही और गलत के प्रायोगिक ज्ञान से भी संबंधित है। सही क्या है, गलत क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में यहाँ पर देखा जाता है। विलियम लिली कहते हैं, विलियम लिली के अनुसार, विलियम लिली, विलियम लिली, विलियम लिली के अनुसार नीति शास्त्र एक नियमात्मक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस। विलियम लिली सेज दैट एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। एथिक्स, नीति शास्त्र एक नियमात्मक विज्ञान है। तो दो शब्दों का प्रयोग किया है विलियम लिली ने, नियमात्मक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। तो विलियम लिली कह रहे हैं कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है जिसमें नियम बनाए जाते हैं, नॉर्म्स बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो ये नियमों का विज्ञान है, नियम बनाए जाते हैं इसके अंदर, उन पर विचार किया जाता है, पुराने नियमों पर विचार किया जाता है, नए नियम बनाए जाते हैं, नॉर्मेटिव साइंस है। सोनिया ल्यूम्बोर्मिस्की एक स्कॉलर रही हैं, सोनिया ल्यूम्बोर्मिस्की। इनके अनुसार हैप्पीनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, एथिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वह है खुशहाली में वृद्धि करना, खुशहाली, हैप्पीनेस या सुख में वृद्धि करना। और खुशहाली में वृद्धि किस तरह की होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल, ठीक है, धारणीय, साध्य, फीजिबल होना चाहिए, रियलिस्टिक, वास्तविकता के करीब होना चाहिए, वास्तविकता के करीब, और प्राप्त करने योग्य। तो नैतिकता के अंतर्गत ऐसी खुशहाली को प्राप्त किया जाता है जो धारणीय हो, साध्य हो, फिजिबल हो, रियलिस्टिक हो, वास्तविकता के करीब हो और प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल हो। मैं सोचूं कि मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए, दूध की नदियां बह जाएं, तो ऐसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। या मैं अमर हो जाऊं, अमृत की प्राप्ति हो जाए मुझे, पी के मैं अमर हो जाऊं, ऐसे सुख प्राप्त नहीं हो सकते। वही सुख प्राप्त होंगे जो अचीवेबल हैं, दैट इज एथिक्स।
यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ जी। सोनिया लिम्बो और मुस्क है। तो अभी तक हमने देखा कि खुशहाली या सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति ही सेल्फ इंटरेस्ट है। एवरी ह्यूमन बीइंग मोटिवेटेड बाय हिज सेल्फ इंटरेस्ट टू अचीव हैप्पीनेस एंड ही वांट्स टू इंक्रीज हिज हैप्पीनेस। ठीक है। और इस हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के उसमें वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इस एक्सटेंट पर भी जा सकता है। तो देयर मस्ट बी सम मीन्स टू स्टॉप द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ ए पर्सन और सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन विच कैन सेक्रीफाइस द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। जो दूसरों के सेल्फ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दे, उसको रोकना पड़ेगा मुझे। इसके लिए मुझे एक अध्ययन पर जोर देना पड़ा, जिस अध्ययन को नीतिशास्त्र कहते हैं, और इसके अंतर्गत यही विचार किए जाते हैं। नीतिशास्त्र पर अभी जो चर्चा हो रही है, इसके एक उदाहरण के रूप में आप यूसीसी को कोट कर सकते हैं। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है अभी नीतिशास्त्र का यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में नैतिकता के बहुत सारे पक्ष समाहित हैं। ठीक है। अगर आपको एक केस स्टडी लिखना हो तो आप लोग लिखिए यूसीसी पे अपने नैतिक पक्षों को ढूंढ कर निकालिए जरा, कौन कौन से नैतिक पक्ष हैं और किस तरह से कौन से नैतिक पक्ष प्रभावित कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रयास कीजिएगा, जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे हम, तो इसके दार्शनिक पहलू पर तो प्रयास कीजिए। ठीक है। प्रशासनिक पहलू पर तो आपको न्यूज़पेपर्स में फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको न्यूज़पेपर में उसके दार्शनिक पहलू नहीं मिलेंगे। कोई भी न्यूज़ पढ़िए आप, दार्शनिक पहलू निकालिए आप उनके। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये नैतिकता, एथिक्स जो है, इसके निर्धारक कौन है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड एथिक्स। नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो नैतिकता को प्रभावित करते हैं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की मांग है अथवा नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए अथवा नहीं लाया जाना चाहिए, इसके बारे में कोई भी कंक्लूसिव स्टेटमेंट अभी तक देना यस और नो में, ठीक है, ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता है। और नैतिकता में हमेशा याद रखिए, आपको कुछ भी कंक्लूजन में नहीं बोलना है, क्योंकि नैतिकता में कुछ भी कंक्लूसिव नहीं होता है। नैतिकता, एथिक्स इज नॉट फिक्स्ड, इट इज बिकमिंग, इट इज डेवलपिंग, एवर डेवलपिंग। नीति शास्त्र तो हमेशा विकसित होता रहता है, ये कभी भी इस पर विराम नहीं लगता कि अब तो ये फिक्स हो गया, बेस्ट रूल बन गया, बेस्ट लॉ बन गया। कभी भी ऐसा नहीं होता है। समाज की मांग के अनुसार, देश काल और वातावरण के अनुसार, ठीक है, देश और काल के अनुसार नैतिकता में सदैव संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। देयर इज ऑलवेज सम स्कोप ऑफ अमेंडमेंट्स और रेक्टिफिकेशन इन एनी एथिकल नॉर्म्स, ऑलवेज, हमेशा रहती है गुंजाइश, क्योंकि उसको निर्धारित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो नीति शास्त्र को प्रभावित करता है, वो है मोरल एजेंसी या एथिकल एजेंसी, नैतिक एजेंसी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि वर्च्यू क्लासिकल एथिक्स में सद्गुण पर आधारित, सद्गुण के विकास की बात कर रहे हैं। कांट ने कहा कि नियम कानून कर्तव्य बनाए जाए। कांट ने यह भी कहा कि एक एजेंसी भी होना चाहिए, ठीक है, जो नियम कानून को बनाएगी। एजेंसी
कौन होती है आज की डेट में भारत में? वो एजेंसी कौन है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कानून बनाता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये भी कानून बनाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं वो भी कानून के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये मोरल एजेंसी डिसाइड करती है नीति शास्त्र को। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिस उन्होंने अपने पिछले कानूनों का जुडिशियल रिव्यू किया, इंटरप्रिटेशन किया, नए केस में कई बार अपने कानून की पुनरीक्षण किया और नया कानून बनाया। जैसे हम एलजीबीटी राइट्स की बात, ठीक है, एलजीबीटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपने डायरेक्शन दिए। ठीक है, आप देखेंगे कि पहले एलजीबीटी को लेकर किस तरह की नैतिकता थी। नैतिकता अगर कोई बोलता है तो आप तो ये समझो कि कानून है। लेमैन शब्द का मतलब अभी फिलहाल उसको लेकर क्या कानून है, आपसे बोल किसी भी विषय को लेकर बोलते हैं एथिक्स, तो आज क्या कानून चल रहा है। ठीक है, तो मोरल एजेंसी जो है, नैतिक एजेंसी डिसाइड कर देती है, पुराने कानून को बदल के नया कानून ले आती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में इसका उल्लेख है, लेकिन कानून नहीं था। संविधान तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कानून नहीं है। कानून जब वो नैतिक एजेंसी उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। संविधान ने फिक्स क्यों नहीं कर दी चीज़ों को, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रखी? क्योंकि संविधान निर्माणकर्ता जानते थे, निर्माता जानते थे कि कभी फिक्स नहीं किया जा सकता। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज डाली, हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स हटा दिए, कुछ जोड़ दिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसे फिक्स नहीं किया जा सकता। तो ये नैतिक एजेंसी अलग अलग समाज में, ये अलग अलग नैतिक एजेंसी होती। जब हम ग्रुप के फॉर्म में देखते हैं, अगर हम देश के रूप में देखें तो भारत में पार्लियामेंट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है जो नैतिक एजेंसी के रूप में काम करते हैं। कई बार कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी निकलते हैं, वो भी नैतिक एजेंसी हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कार्यपालिका के आदेश भी कुछ नियम के रूप में निकलते हैं, वो भी नैतिक एजेंसी हैं। तो ये नैतिक एजेंसी डिसाइड करती हैं एथिक्स को काफ़ी हद तक। ठीक है ना। सेकंड, स्पेस एंड टाइम, देश और काल, समय की मांग या उस क्षेत्र की मांग के अनुसार भी एथिक्स डिसाइड होते हैं। डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, राज्य का दैवीय अधिकार का नियम। समय माना जाता था शासक है, उसमें देवीय शक्तियां सर्वोच्च है, उसके जो आदेश हैं सर्वोच्च आदेश है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर माना जाता है कि शासक या शासक नहीं माना जाता। भारत रिपब्लिक है, गणतंत्र है और डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट को माना जाता है। तो पहले भी वो एथिक्स था, राजा जो आदेश देता था उसे नियम मान लिया जाता था। आज वो नियम बदल दिया गया इसी हिंदुस्तान में। ठीक है भाई, बहुत सारे नेशनल मोनार्क रहे हैं, किंग रहे हैं, जिनने लगभग देश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करके रखा हुआ था, उनका शासन चलता, के नियम चलते थे। चाहे वो अकबर हो, अशोक हो, या मौर्य चंद्रगुप्त हो। ठीक है, अंग्रेजों ने भी शासन किया यहाँ पर। तो उनके जो नियम कानून थे उस समय, वहाँ पर उस समय की नैतिकता के थे। तो कालिक और क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर नियम और कानून डिसाइड होते हैं। अब देखते हैं राज्यों के अंदर नियम बदल जाते हैं। आरक्षण को लेकर 50% की सीलिंग है, इसको लेकर कुछ राज्यों ने 50% की सीलिंग को क्रॉस करने की कोशिश की है और उस पर कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे वाद लंबित हैं। तो एक ही देश है और उसके अंदर छोटे से राज्य हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म हो। भारत में उस तरह का फेडरलिज्म नहीं है कि राज्य की मनमानी चले जहाँ पर। ठीक है,
इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि स्पेस बदलने से क्षेत्र बदल गया, ठीक है, स्टेट बदल गया, समय बदल रहा है और नैतिकता बदल जाती है। ठीक है, तो देश और काल के बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस, धार्मिक प्रभाव, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यस, धार्मिक प्रभाव भी नैतिकता को काफी हद तक डिसाइड करता है, क्योंकि धर्म भी एक बहुत बड़ा कारक है समाज को चलाने का, सोसाइटी को ड्राइव करने का बहुत बड़ा कारक है। धर्म का इन्फ्लुएंस है व्यक्ति पर। सोसाइटी किससे मिलकर बनती है? ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल, मानव, मानव पर धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, मार्क्स तो कहते हैं कि धर्म अफीम है, इंसान को हमेशा एक अलग मद में रखती है, नशे में रखे रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है, टॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है। धार्मिक प्रभाव है तो ये धार्मिक प्रेशर की तरह कार्य करता है और नियम कानून को बदलने में, नए नियमों को बनाने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार भी है। हालांकि सेकुलर कंट्रीज में धर्म का प्रभाव लगभग नगण्य है। देयर इज वेरी लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन सेकुलर कंट्रीज, बट टू सम एक्सटेंट यू कैन सी रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन दोज कंट्रीज। देशों में भी आप धर्म के न्यूनाधिक प्रभाव को देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? एंशिएंट टेक्स्ट, पुराने ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, इनका भी काफी प्रभाव है एथिक्स पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले में निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण पर निर्णय दिया आपने, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे एविडेंसेस को माना जो प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। ठीक है, उनको स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिया, उनको एविडेंस के फॉर्म में लिया। पता है कि नहीं आप लोगों को ये चीज डिसीजन में अपने? तो प्राचीन ग्रंथों में जो चीजें उल्लेख हैं, उल्लेख में है, उन्हें हम एथिक्स पर प्रभावी देख सकते। आपका जो रेवेन्यू कोड है बहुत सारे राज्यों में, ठीक है, रेवेन्यू कोड, राजस्व संहिता है। राजस्व संहिता में आप देखेंगे कि अभी भी अकबर के समय की मुगल कालीन राजस्व संहिता को माना जाता है। अंग्रेजों के समय में जो राजस्व संहिता थी उसी जाता है। जमीन के विवाद हैं, आज भी नियम वही लगे हुए हैं, वही नियम है, बहुत सारे नियम को एज इट इज ले लिया गया। आईपीसी अंग्रेजों के समय बनाई गई थी, इंडियन पीनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों के समय लेकर आए थे, लेकिन आज भी उनको हम एज इट इज मानते हैं, बहुत सारे अंश उनके हमने ले लिए। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, बहुत सारे पुराने नियम हैं। परिवारों का विभाजन को संबंध, संपत्ति के विभाजन को लेकर नियम जो भी हैं, इनहेरिटेंस लॉ, पुराने नियमों को एज इट इज ले लिया गया है। तो पुराने जो टेक्स्ट हैं वो भी नैतिकता को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। सोशल नीड्स, ये मैं बता चुका हूँ। सामाजिक, सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं नैतिकता को प्रभावित करती हैं। इस तरह से सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे जैसे आधुनिकीकरण बनता है, बढ़ता है, हम प्रगति करते हैं, हमारी नई आवश्यकताएं खड़ी हो जाती हैं और उन आवश्यकताओं को लेकर हमें नए नियम बनाने होते हैं। इसको लेकर एक हाल की ज्वलंत समस्या को हम देख सकते हैं जिस पर एथिक्स बनाए गए हैं, साइबर क्राइम। आज से 40 साल पहले ज़रूरत थी साइबर क्राइम? नहीं थी ना ज़रूरत। साइबर क्राइम
तो एक होलिस्टिक फॉर्म में देखें तो पर्टिकुलरली साइबर क्राइम, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईपीसी से नियंत्रित होता है। साइबर क्राइम अपने आप में कोई एक संहिता नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईपीसी और जो छोटे मोटे राज्य के कानून होते है ना, उसके आधार पर साइबर क्राइम को परिभाषित किया। आज से 40 साल पहले साइबर क्राइम की कोई आवश्यकता, लेकिन जैसे जैसे हमने उन्नति की, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ गए, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए भी कानून बनाने पड़े, क्योंकि वहाँ पर आपके निजता का हनन होने लगा था। ठीक है, आपकी निजी और संवेदनशील सूचनाओं की चोरी हो सकती थी और हुई, तो हमें आवश्यकता पड़ी एक नए एथिक्स की। नए एथिक्स की आवश्यकता पड़ी, साइबर लॉ बनाए गए। तो ये सामाजिक आवश्यकताएं भी आपकी एथिक्स को, नए नीति शास्त्र को प्रभावित करती हैं, को जन्म देने में जिम्मेदार होती हैं। यस, इंटरनेशनल कंपल्शंस, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इंटरनेशनल कंपल्शंस, राष्ट्रीय दबाव। आज के युग में कोई भी देश, कोई भी नेशन अंतर्राष्ट्रीयता से अछूता नहीं है। आप भले आप लिखते हैं अपने संविधान में सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, संप्रभु देश है। संप्रभु का क्या मतलब होता है? जिसका कोई प्रभु नहीं, तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, आपकी नैतिकता को प्रभावित करते हैं। एलजीबीटी राइट, ठीक है, या कोई भी कानून लेकर आए हैं, अगर वो कानून लिबरल नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय समाज ये मानता है कि ये तो दमनकारी कानून है, तो उसमें परिवर्तन लाते हैं। बहुत सारे देशों में परिवर्तित किया जाता है, उनमें प्रेशर बनाया जाता है कि इस कानून को समाप्त करो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कानून आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी किसी देश की नैतिकता, किसी समाज की नैतिकता को प्रभावित करता है। तो दीज आर सेवरल फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एथिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी और अ कंट्री। किसी भी समाज या किसी भी देश नैतिकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आपने देखा होगा कि एथिक्स एक शब्द हमने अभी बार बार प्रयोग में लाए, हमने कहा ये नीति शास्त्र है। एक और शब्द बार बार प्रयोग में आता है और इसके समानार्थी रूप में प्रयोग में किया, कहते हैं मोरालिटी। मोरालिटी जिसे नैतिकता कहा जाता है। एथिक्स का जो हिंदी है वो है नीति शास्त्र, और मोरालिटी की जो नीति है दैट इज नैतिकता। और दोनों अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग हैं? तकनीकी दृष्टि से ये कैसे अलग हैं, हम केवल इसे देखेंगे, लेकिन इसके बाद हम इसके तकनीकी अंतर पर नहीं जाएंगे और इसे हम समानार्थी के रूप में। ठीक है, तो एथिक्स को मैंने कहा ये नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र है मतलब ये शास्त्र है, ये दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, शास्त्र है। और मोरालिटी को मैं कहता हूं नैतिकता। नीति शास्त्र, एथिक्स, इसको मोरल साइंस भी कहते हैं। मोरल साइंस, नैतिक विज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान है, नॉर्म्स का विज्ञान है। नॉर्मेटिव साइंस, मोरल साइंस। तो एथिक्स, मोरालिटी, मोरालिटास से निकला है। अर्थ होता है प्रॉपर बिहेवियर, राइट बिहेवियर। राइट बिहेवियर, राइट बिहेवियर, सही आचरण या सही व्यवहार इसका। ठीक है, तो मोरालिटी का अर्थ है सही व्यवहार,
ये कैसे नैतिकता से भिन्न है? मोरालिटी को लेकर यह कहा जाता है कि इसके 3 गुण होते हैं। मोरालिटी हैज 3 प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एलिजियंस, सार्वभौमिक स्वीकृति होती है। नैतिकता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति होती है। सार्वभौमिक, या इसके लिए सार्वभौमिक भक्ति होती है व्यक्ति के अंदर। यूनिवर्सल एलिजियंस, दुनिया का किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति होगा इसे मानेगा। हिंसा, हिंसा करना अनैतिक है। मैंने एक जजमेंट दिया, मोरल प्रोपोजिशन है, हिंसा करना अनैतिक है। दुनिया का कोई व्यक्ति ये इस चीज़ को नकार सकता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या यूएसए में, या भारत के मध्य प्रदेश राज्य का हो या दिल्ली का हो या तमिलनाडु का हो, सब कहेंगे यस। नोबडी विल से नो। ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकृति है, तो ये नैतिकता है। दिस इज नॉट एथिक्स। जब ये कहा जाए कि व्यक्ति को स्वयं के बचाव में, सेल्फ डिफेंस में किसी का की हत्या करना पड़े तो गलत नहीं है, विधिमान्य है। दिस इज एथिक्स, ये नैतिकता है, नीति शास्त्र है। तो एक जनरल स्टेटमेंट है जिसे सबको स्वीकार है, वो नैतिकता है। और उस पर अध्ययन करने के बाद अलग अलग समाज में अलग अलग नियम बनेंगे, दैट इज एथिक्स। तो मोरालिटी जो है, नैतिकता जो है, एथिक्स को बनाने के लिए एक सामान्य ढांचा दे देती है कई बार। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक स्वीकृति, यूनिवर्सल एलिजियंस, इसकी पहली प्रॉपर्टी है जो नैतिकता में होती है, जो एथिक्स में नहीं होती। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है नैतिकता को लेकर, व्हाट इज दैट? इम्पार्शियलिटी, पारदर्शी होती। इम्पार्शियलिटी, पारदर्शिता। इम्पार्शियलिटी, नैतिकता हमेशा पारदर्शी होती, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होती, इसमें प्रेजुडाइज नहीं होता, किसी भी तरह का एफर्मेटिव एक्शन नहीं देखोगे आप। ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन नहीं देखोगे भी किसी तरह का। जैसे हम बात करें स्पर्धा की, कंपटीशन, स्पर्धा, स्पर्धा में जो हम एक रेस लगाएं और जो पहले आएगा वो पहला है, प्रथम पुरस्कार। लेकिन हम अगर ये नियम बना दें, कुछ लोग जो है, क्योंकि इनका बचपन से भरण पोषण ठीक से नहीं हुआ है, इनकी अलग रेस लगाई जाएगी। ठीक है, इनको इस रेस में शामिल नहीं किया जाएगा और उनको प्राइस सबको बराबर रहे। तो ये नीति शास्त्र, क्योंकि यहाँ पारदर्शिता का थोड़ा सा हनन होता दिख रहा है, सामान्य तौर पर हनन होता दिख रहा है, वहाँ पारदर्शिता का हनन सामान्य तौर पर होता दिख रहा है, वास्तव में इसके कुछ और निहितार्थ हैं। आरक्षण, आरक्षण की बात करें, ठीक है, इसके सकारात्मक पहलू हैं, समाज में एक समानता लाने का एक तरीका है, लेकिन वो एथिक्स है, क्योंकि सामान्य नैतिक विचार है कि सब बराबर हैं। ठीक है, उस विचार पर अध्ययन करने के बाद, काफ़ी नॉर्म्स बनाने के बाद, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद, रीजनिंग करने के बाद उस हम आरक्षण का कानून लेकर आए। लेकिन नैतिकता में इस तरह के एक्शन नहीं दिखेंगे, ये पारदर्शी होती, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होती। ठीक है, थर्ड इज सेल्फ एनफोर्सिंग, स्वप्रवर्तन का, सेल्फ एनफोर्सिंग होता है, स्वप्रवर्तनकारी होता है। सेल्फ एनफोर्सिंग, स्वप्रवर्तनकारी है। इसको इसको फोर्स में लाने के लिए किसी बाहरी संस्था की जरूरत नहीं है। ठीक है, नैतिकता मेरी है, मैं खुद
अपने आप एक फोर्स में आती है, बिकॉज इट इज़ माई इंट्यूशन, इट इज़ माई गट फीलिंग, दिस इज़ माई कॉन्सेंट। नैतिकता के लिए आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इसके प्रवर्तनकारी संस्था है ना, पुलिस है, फोर्स। अगर आप कोई क्राइम करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, सेक्शन 302 एनफोर्स कौन कराएगा? पुलिस कराएगी, प्रशासन कराएगा, न्यायालय है उसके लिए, जेल है, संस्था है ना प्रवर्तन कराने की। लेकिन नैतिकता स्वयं में प्रवर्तनकारी होती, स्वप्रवर्तनकारी होती, के लिए किसी बाह्य एजेंसी की। तो दीज आर द 3 tenets और basic properties of morality which differentiates morality from ethics. Ethics is not having universal allegiance, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं है, इसको रीजनल एलिजियंस मिल सकती है या ग्रुप एलिजियंस हो सकती है। पारदर्शी, एथिक्स पारदर्शी भी नहीं होता, इज नॉट टोटली इम्पार्शियल, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप ऑफ पार्शियलिटी, बायसनेस, prejudices. In ethics, morality is self-enforcing, but in terms of ethics, it requires an agency, enforcing agency, enforcement agency की जरूरत है इसके, ठीक है। नैतिकता एक्सप्लिसिट होती है, नैतिकता इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट मतलब अंदर से आती है, कॉन्सेंस, इंट्यूशन, अंतःकरण से होकर आती है, जबकि एथिक्स क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है, बाहर से, बाहरी है, स्पष्ट होता है। नीति शास्त्र स्पष्ट दिखेगा, नियम बनाए जाएंगे बहुत लंबे चौड़े, उनके इंटरप्रिटेशन होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन नैतिकता को लेके आप हमेशा डिलेमा में रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है आपको, गलत तो नहीं हूँ मैं, मेरी गट फीलिंग गलत तो नहीं कह रही है, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट नेचर के होते हैं, अंतर्निहित प्रकृति के होते हैं नैतिकता, जबकि नीति शास्त्र स्पष्ट होते हैं, बाह्य प्रकृति के होते हैं, ठीक है। नीति शास्त्र में प्लेजर एंड पेन की बात की जाती है, ध्यान ये रखा जाता है कि सुख में बढ़ाना है समाज के और दुख में कमी लाना है, और नैतिकता, मोरालिटी में राइटियसनेस की बात की जाती है। राइटियसनेस मतलब कि सही, धर्म की बात की जाती है मोरालिटी में। राइटियसनेस, सही क्या है? हम कहते हैं ना, ये भले ये कानून बना दिया लेकिन मैं नहीं मानता इस कानून, सही तो ये है, मेरे हिसाब से सही है, कहते हैं ना लोग, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट फेयर। कई बार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये क्या है? दैट इज योर मोरालिटी इज स्पीकिंग, योर मोरालिटी इज स्पीकिंग दिस इज नॉट फेयर, दिस इज रॉन्ग। बट if as per rule, some rule, regulation or law, it is so, then it is ethical. तो ये नैतिकता और मोरालिटी में बेसिक डिफरेंस है, लेकिन अब हम इस अंतर को हमेशा जब तक कि प्रश्न में नहीं पूछा जाता। तो आज यहीं पर करते हैं, कल हम धर्म और नैतिकता किस तरह से संबंधित है इस पर बात करेंगे। रिलीजन एंड मोरालिटी, धर्म और नैतिकता आपस में किस तरह से संबंधित है, पर चर्चा करेंगे।